हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड द चैप्टर नेम इज हीट ट्रांसफर इन नेचर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। सो इससे पहले ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है एंड इन दिस लेक्चर इसके बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे, राइट। और ऑडियो और वीडियो आई थिंक कि प्रॉपर होगा, राइट। यहां से तो मैंने सब चेक कर लिया है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है या फिर नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस एंड जिन भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता होगा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि यस आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलिए, सो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से हम। नाउ the question 1 is choose the correct option in each case, ठीक है। So your father brought a saucepan made of 2 different material A and B as shown in this figure, ठीक है। The material A and B have the following properties, okay। तो हमें पिक्चर देखना पड़ेगा ना, राइट। अगर इन्होंने पिक्चर के बारे में बात की है दैट मीन्स हमको यहाँ पे पिक्चर देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस पिक्चर के बारे में यहां पे बात की है, ठीक है। नाउ ओके, सो इस पिक्चर के बारे में बात की है। देखो ए एंड बी, यहां पे हम इसको पेस्ट कर ले। पिक्चर ए एंड बी, ठीक है, दिख रहा है पिक्चर ए एंड पिक्चर बी। नाउ बोथ ए एंड बी आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बोथ ए एंड बी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ए इज गुड कंडक्टर बट बी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ए इज पुअर कंडक्टर एंड बी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या लगता है आपको? हाँ, क्या लगता है? देखो ये हीट अप हो जाएगा सो दैट इज अ गुड कंडक्टर। ये हीट नहीं होता है, ये ऐसे मटेरियल से मिलके बनता है, ठीक है। ये ऐसे मटेरियल से मिलके बनेगा बेटा जो हीट नहीं होता है, तभी तो सॉस पैन को हम ऐसे पकड़ लेते हैं चाहे वो कितना ही गर्म क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट गर्म ही नहीं होता है। तो अगर ये वाला पार्ट गर्म नहीं हो रहा है दैट मीन्स इट इज अ पुअर कंडक्टर एंड जो पार्ट गर्म हो जा रहा है दैट इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। सो ए इज गुड कंडक्टर वेयर इज बी इज पुअर कंडक्टर। अब ऑप्शन देखो, बोथ ए एंड आर आर गुड कंडक्टर, बिल्कुल भी नहीं। बोथ ए एंड बी आर दी पुअर कंडक्टर, बिल्कुल भी नहीं। ए इज गुड कंडक्टर, यस ए इज गुड कंडक्टर। बी इज पुअर कंडक्टर, हाँ जी भाई बी जो है यहाँ पे वो कैसा है? पुअर कंडक्टर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी में कह रहे हैं कि ए इज पुअर कंडक्टर बी इज गुड कंडक्टर, यानी कि इसका जस्ट रिवर्स है विच इज नॉट करेक्ट, ठीक। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाउ इसी का सेकेंड पार्ट है, पिन्स आर स्टक टू अ मेटल स्ट्रिप विद वैक्स एंड बर्निंग कैंडल इज केप्ट बिलो द रॉड एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है भाई। इसमें भी हमें वो फिगर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पिक्चर यहां पे दिखाई गए हैं हमको, ठीक है। नाउ यहां पे दिख रहा है इस तरीके से वैक्स से पिन्स जो है वो लगाई गई हैं, ठीक है। ऑल पिन्स विल फॉल ऑलमोस्ट द सेम टाइम, सारे के सारे पिन्स एक ही टाइम पे नीचे की साइड गिरेंगे। पहला हमारे पास ऑप्शन ये दे रखा है। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज पिन 1 एंड पिन 2 विल फॉल अर्लियर देन पिन 3 एंड पिन 4। ये दोनों जल्दी गिर जाएंगे, है ना, ये दोनों जल्दी गिर जाएंगे और ये बाद में गिरेंगे। पिन 1 एंड पिन 2 विल फॉल लेटर, और ठीक है वाइस वर्सा। पिन 2 एंड पिन 3 विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। सेकेंड एंड थर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। क्या लगता है भाई? हाँ, क्या लगता है? कैंडल देखो कहां पे है, पिन 2 एंड पिन 3 के बीच में कैंडल है ना। पिन 2 एंड पिन 3 के बीच में कैंडल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हीट जो है वो दोनों साइड बराबर बराबर जाएगी। जब हीट दोनों साइड बराबर बराबर जाएगी तो जितनी तेजी से 3rd वाला पिन गिरेगा उतनी तेजी से 2nd वाला पिन गिरेगा और उसके बाद 1st एंड 4th वाला पिन गिर जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यस, कौन सा ऑप्शन सही है? पिन 3rd एंड पिन 2nd विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, है ना। पिन 3rd एंड 2nd विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, राइट।
सो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, है ना। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सा करेक्ट होगा भाई? क्या इसका आंसर डी करेक्ट नहीं होगा कि दोनों के दोनों पिन जो है थर्ड एंड सेकेंड एक साथ फॉल होंगे एंड फर्स्ट एंड फोर्थ जो है उनको टाइम लगेगा फॉल होने में, है ना, राइट? क्लियर है इतना? जल्दी बता दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। A smoke detector is a device that detects smoke and sounds an alarm, ठीक है। Suppose you are fitting a smoke detector in your room. The most suitable place for this device will be, ठीक है, near the floor, near the middle of wall, on the ceiling, anywhere in the room. कहाँ पे लगाना चाहिए? सोच के बताओ कहाँ पे लगाना चाहिए। तो आप बोलोगे कहीं पे भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ता है। अब जब आप यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर डिवाइस लगाओगे, ठीक है, मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसका धुआं कहां पे जाएगा? उसका धुआं ऐसे जमीन पे तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है, वो लाइट वेट होता है, वो एक्सपेंड करेगा और ऊपर की साइड मूव करेगा, ठीक है। अगर सोचो आपने डिटेक्टर नीचे लगाया है, आप कितना भी सिगरेट पी रहे हो, वो डिटेक्टर बजेगा ही नहीं भाई, वो साउंड ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो स्मोक पहुंच ही नहीं रहा है, स्मोक तो ऊपर की साइड जा रहा है। तो हमें डिटेक्टर भी कहां पे लगाना पड़ेगा? ऊपर की साइड ही डिटेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहां पे लगाएंगे? ऑन दी सीलिंग। कहां पे लगाएंगे बेटा? सीलिंग पे लगाएंगे, ताकि वो आसानी से डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, ताकि वो आसानी से क्या कर पाए? डिटेक्ट कर पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A shopkeeper serve you a cold lassi in a tumbler, ठीक है। By chance the tumbler had a small leak. You were given another tumbler by the shopkeeper to put the leaky tumbler in it. Will this arrangement help to keep the lassi cold for a long time? Explain. Yes. तो ऐसा होगा, ठीक है। एक ग्लास जो कि लीक कर रहा था तो दूसरा ग्लास उसमें रख दिया। अब क्या हो रहा है? एक ग्लास दूसरे ग्लास में पूरी तरीके से चिपक थोड़ी जाएगा, उनके बीच में होता है एयर गैप, एंड एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर, है ना। एयर इज अ पुअर कंडक्टर। तो जो लस्सी की ठंडक है वो बाहर जाने की तो कोशिश करेगी, बट बीच में एयर गैप है, ठीक है, जो कि ठंडक को बाहर नहीं लेके जा पाएगी। इसकी वजह से लस्सी जो है वो बहुत लंबे टाइम तक ठंडी की ठंडी ही रह जाएगी, ठीक है। लस्सी जो है लंबे टाइम तक ठंडी रह जाएगी। सो आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट हेल्प कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो लस्सी को लंबे टाइम तक के लिए ठंडा रखेगा। क्यों? व्हेन वन टम्बलर इज प्लेस इनसाइड अनदर, तो लेयर बन जाएगी एंड एयर जो है उन दोनों ग्लास के बीच में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि एयर तो पुअर कंडक्टर होता है हीट के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऑफ कोर्स air is the poor conductor, so this reduce the flow of heat from surrounding to the cold lassi, ठीक है। तो कोल्ड लस्सी की जो हम ऐसे बोल सकते हैं कोल्डनेस है, ठीक है, वो बाहर निकल के नहीं जा पाएगी, बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से लस्सी जो है वो काफी लंबे टाइम तक ठंडी ही रह जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से लस्सी जो है वो काफी लंबे टाइम तक कैसी रह जाएगी? ठंडी रह जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन, तो सॉलिड में हीट क्या कन्वेक्शन के थ्रू होता है? बताना। सॉलिड में हीट जो है कन्वेक्शन के थ्रू होता है, आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स है भाई, फॉल्स है, गलत है ये, कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होगा बेटा? कंडक्शन के थ्रू होगा। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, क्या कन्वेक्शन में पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट होता है? यस, कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम पानी गर्म कर रहे हैं, है ना, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे से गर्म होकर ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली पार्टिकल का ही हम ऐसा बोल सकते हैं मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया with clay material allow more seepage of water than those with the sandy material। नहीं भाई नहीं, ये तो गलत है, ठीक है, ये हमारा फॉल्स है। देखो
क्ले जो होता है इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास एक दूसरे के पास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सीपेज बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं जब हम सैंड के बारे में बात करेंगे तो उसके पार्टिकल्स अलाउ करते हैं वाटर को फ्लो करने के लिए। क्ले सॉइल में ये चीज पॉसिबल बहुत मुश्किल से हो पाती है, स्पेस ही नहीं है तो वाटर कहां से सीप आउट हो पाएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। कूलर एयर जो है वो लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। कूलर एयर जो है वो लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। क्या इसको हम सी ब्रीज बोलेंगे? हाँ, ठीक है। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम सी ब्रीज बोलेंगे, ठीक है, इसको हम सी ब्रीज बोलेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सम आइस क्यूब प्लेस्ड इन अ डिश, ठीक है, मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। तो आइस क्यूब जो है वो प्लेट में रखी हुई थी, कुछ टाइम के बाद मेल्ट हो गई। वेयर डू द आइस क्यूब गेट हीट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? अब वो आइस के पास हीट आखिरकार आई कहां से? वो आइस के पास आखिरकार हीट आई कहां से, ये हमको बताना है। कहां से आई होगी? ऑफ कोर्स सराउंडिंग से आई होगी, है ना। आइस ने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया होगा और उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब करके वो पिघल गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। लिखेंगे कैसे? सो आइस क्यूब एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। आइस क्यूब जो है वो कहां से हीट ले रहा है? अपने सराउंडिंग से हीट ले रहा है, ठीक है। और एयर अराउंड द आइस, सो द डिश कंटेनर नियर बाय ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जॉर्व हीट एंड मेल्ट इनटू द आइस वाटर, ठीक है। समझ में आया? तो यहां पे सीधा सीधा कौन सा प्रोसेस हो रहा है? द फिनोमेना इज नोन एज इस फिनोमेना को बेटा हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इवापोरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 इज अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स। अगरबत्ती को फिक्स कर दिया है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। इन विच डायरेक्शन वुड द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मूव? शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विद द डायग्राम। ओके, तो हमें यहाँ पे मूवमेंट शो करना है भाई, हमें यहाँ पे मूवमेंट शो करना है। तो कहाँ की तरफ मूव करेगा स्मोक? सो देखो स्मोक कैसा होता है, गर्म स्मोक है, ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लाइटर होगा, तो वो किस साइड मूव करेगा? हमेशा वो ऊपर की साइड मूव करेगा। वार्म एयर राइज ड्यू टू दी कन्वेक्शन करंट, है ना। इंसेंस स्टिक जो है वो स्मोक ऊपर की डायरेक्शन में देगा। किस डायरेक्शन में देगा बेटा? ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो गर्म हवा है, गर्म हवा एक्सपेंड होती है, लाइट वेट होती है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। वही कूल एयर के बारे में बात करेंगे तो वो हैवी एयर होगी और वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी, डाउनवर्ड्स की तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है। सो द स्मोक विल फर्स्ट मूव डाउनवर्ड अ लिटिल एंड देन राइज अपवर्ड, ठीक। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? द स्मोक गेट हीटेड एंड बिकॉज लाइटर देन सराउंडिंग एयर, वार्म एयर राइज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन का मतलब क्या था? हाँ जी, कन्वेक्शन का मतलब क्या था? जहां पे पार्टिकल एक्चुअल में मूव करते हैं, तो पार्टिकल का मूवमेंट होगा कहां पे? अपर डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइट वेट है, इस वजह से। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर। इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 2 टेस्ट ट्यूब विद वाटर आर हीटेड बाय अ कैंडल। 2 टेस्ट ट्यूब को हमने कैंडल से हीट कर दिया है, कैंडल फ्लेम एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है। Which thermometer will record a high temperature? कौन सा थर्मामीटर ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा एंड कौन सा थर्मामीटर ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करेगा? देखो, जब हम 7.16 A के बारे में बात करते हैं तो द फ्लेम इज बिलो द वाटर, है ना। फ्लेम जो है वो पानी के नीचे है। लेकिन वहीं जब हम 7.16 B के बारे में बात करते हैं तो यहां पे जो फ्लेम है वो कहां पे दे रखा है? नियर द टॉप ऑफ द वाटर, है ना, नियर द टॉप ऑफ द वाटर, और ये पानी के बिल्कुल नीचे है। तो यहां से क्या देखने के लिए मिलेगा?
सबसे पहले फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। तो वाटर नियर द फ्लेम वो तो हीट हो जाएगा सबसे पहले, एंड हॉट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा थ्रू द कन्वेक्शन, एंड कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आएगा, और इस तरीके से सारा का सारा पानी जो है वो हीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो गया। अब गर्म पानी हो गया तो वो कहां की तरफ मूव करेगा, वो तो भाई ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। हम हीट भी ऊपर की तरफ ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हाँ, यहां पे कन्वेक्शन का मेथड प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा। नीचे का जो पानी है वो ठंडा ही रह जाएगा। ठीक है, नीचे का जो पानी है बेटा वो ठंडा ही रह जाएगा। सो ये इसका आंसर है। ठीक है, सो विच क्या कह रहे हैं कि with the water are heated by the candle flame as shown in the figure, which thermometer will record the higher temperature? तो किसमें आपको ज्यादा टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा? ऑफ कोर्स 7.16 ए वाले में आपको ज्यादा टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई नीचे वाले पानी जो है वो ठंडा ही रह गया। रीजन आपको मैंने बता दिया है क्यों। ठीक, नाउ सो फिगर 7.16 ए की अगर हम बात करते हैं, सो फ्लेम इज बिलो द वाटर, वाटर नियर द फ्लेम गेट हीटेड फर्स्ट, नीचे वाले पानी जल्दी जल्दी गर्म हो जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। सो हॉट वाटर राइजेस एंड कन्वेक्शन करंट आर सेटअप, सो मोस्ट ऑफ द वाटर गेट हीटेड। ठीक है, इन सेटअप 1। नाउ इन सेटअप 2 द फ्लेम इज नियर द टॉप ऑफ द वाटर, हॉट वाटर रिमेन एट द टॉप, क्योंकि गर्म होके पानी कहां जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं ना, वो तो ऊपर ही आएगा। तो गर्म पानी ऊपर ही है, ऊपर ही हम उसको हीट दे रहे, तो नीचे वाले पानी का क्या है ना, नीचे वाले पानी का क्या, वो तो ऐसे ही रह जाएगा। सो कन्वेक्शन करंट आर नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म्ड, सो द लोअर वाटर रिमेन द कूलर। सो थर्मामीटर में अगर हम थर्मामीटर से चेक करते हैं तो 7.16 ए का जो टेम्परेचर है दैट शोज हायर टेम्परेचर। ठीक है, दैट रिकॉर्ड द हायर टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। So question number 7th is, why are hollow bricks used to construct the outer wall of the house in the hot region? तो गर्मियों के टाइम पे या फिर बहुत ज्यादा जब गर्म मौसम होता है तो उस केस में, ठीक है, हॉलो ब्रिक से आउटर वॉल्स क्यों बनाई जाती है, क्या रीजन है? देखो, हॉलो ब्रिक अगर हम यूज करेंगे सो दैट हैव एयर बिटवीन इट, है ना, उसके बीच में क्या हो जाएगा, एयर जो है वो फंस जाएगा। एयर पुअर कंडक्टर होता है तो क्या करेगा, वो हीट को ट्रैप कर लेगा, है ना, और वो कैसा फील कराएगा हमको, ठंडा ठंडा फील कराएगा। वो क्या करेगा, यही चीज कर पाएगा क्योंकि एयर इज अ पुअर कंडक्टर। सो एयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एयर ट्रैप इनसाइड द हॉलो ब्रिक, ठीक है, जिसकी वजह से इट रिड्यूस द हीट फ्रॉम द हॉट, बाहर से धूप आने नहीं देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, एंड हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील होगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। आगे बात समझ में, बताओ फटाफट से, क्या ये बात समझ में आई है? चलो लिखेंगे कैसे। सो हॉलो ब्रिक कंटेन एयर स्पेस इनसाइड देम, ये तो भी मैंने आपको बता दिया कि हॉलो ब्रिक के बीच में क्या हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगी। भाई एयर इज अ पुअर कंडक्टर, तो एयर ट्रैप इनसाइड द हॉलो ब्रिक रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट आउटसाइड एनवायरमेंट। बाहर से जो धूप आ रही है, बाहर से जो हीट आ रही है वो आ तो रही है, बट यहां पे वो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, एयर ने उसको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया है। सो एज अ रिजल्ट लेस हीट एंटर द हाउस एंड रूम रिमेन कूलर, है ना, तो कम से कम हीट आएगी और रूम जो रहेगा वो ठंडा रहेगा। ठीक, नाउ कंक्लूजन क्या है, hollow brick act as a thermal insulator and help keep house cool in the hot region। तो hot region में थर्मल इंसुलेटर की तरह ये hollow brick काम करता है, हीट को एंटर करने से रोक देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरिया अराउंड देम। ठीक है, हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर। लार्ज वाटर बॉडीज जैसे ओशियन वगैरह हो गए, सीज वगैरह हो गए, तो वो किस तरीके से एक्सट्रीम टेम्परेचर को प्रिवेंट करते हैं ये हमको बताना है। सो बेसिकली जो लार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, दे हीट अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली। ठीक है, लैंड के कंपैरिजन में उनका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा धीमा होता है। ठीक है, तो अगर हम डे के बारे में बात करें, ड्यूरिंग द डे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके ऊपर का जो एयर है वो स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट हो चुका होगा, वो एक्सपेंड हो चुका होगा।
ठीक है। रात के टाइम पे इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा भाई, कि वो धीरे 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 कूल डाउन हो रहा है, एंड दिस प्रिवेंट सराउंडिंग एरिया टू बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, अब देखो ओशियन के बारे में बात करते हैं, बीचेस के बारे में बात करते हैं, तो पानी है, रेत है। तो रेत की कंपैरिजन में अगर हम पानी को देखें या फिर पानी की कंपैरिजन में हम रेत को देखें, तो एक बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एक को टाइम लगता है, एक बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, दूसरे को टाइम लगता है। ठीक है, सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लार्ज वाटर बॉडीज इज द मॉडरेटर। ठीक है, दैट इज द नॉट मॉडरेटर एक्चुअली, लार्ज वाटर बॉडीज मॉडरेट द क्लाइमेट, है ना, और वो एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रिवेंट करता है आसपास की जगहों को। ओके, ठीक है, चलो देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे। सो लार्ज वाटर बॉडीज सच एज सी, ओशियन एंड लेक हीट अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, है ना। इनका प्रोसीजर कैसा होता है कि जल्दी जल्दी गर्म नहीं होते, धीरे धीरे गर्म होंगे, धीरे धीरे ठंडे होंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ड्यूरिंग डे वाटर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बट इट्स टेम्परेचर राइज स्लोली। दिन के टाइम पे बहुत सारा हीट एक ही साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता है। ठीक, दिस प्रिवेंट सराउंडिंग एरिया फ्रॉम बिकमिंग एक्सट्रीमली हॉट। बाकी आसपास की जगह, क्योंकि उसी ने सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो आसपास की जगहों को थोड़ा सा ही ठंडक प्रोवाइड कराता है। एट नाइट वाटर रिलीज स्टोर्ड हीट स्लोली। अब उसके पास अभी भी हीट है, तो वो धीरे 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 हीट को अभी भी रिलीज कर रहा होता है। दिस प्रिवेंट द सराउंडिंग एरिया फ्रॉम बिकमिंग एक्सट्रीम कोल्ड। अब क्योंकि वो ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है, तो आसपास की जो सराउंडिंग से वो बहुत ज्यादा कोल्ड ना हो जाए, इससे भी वो उसको बचाता है। हॉट होने से भी बचाता है बहुत ज्यादा, एंड कोल्ड होने से भी बचाता है। ठीक है, सो लार्ज वाटर बॉडीज मॉडरेट द क्लाइमेट एंड प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन नियर बाय रीजन। ना ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर को कोल्ड, ये नहीं बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर होने देता है, और ना ही बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर होने देता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे वाटर बॉडीज का काम, लार्ज वाटर बॉडीज का काम बेसिकली। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड गेट स्टोर्ड एट ग्राउंड वाटर। किस तरीके से वाटर जो है वो सीप होता है सरफेस, अर्थ के सरफेस से, एंड वो किस तरीके से ग्राउंड वाटर में जाता है, किस तरीके से वो ग्राउंड वाटर में जाता है, ये हमको बताना है। देखो बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, सरफेस पे पानी गिरा, वो धीरे 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 सॉइल के थ्रू अंदर चला जाएगा। अब सॉइल में भी बहुत सारे टाइनी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ना पानी उनके थ्रू पास होते 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 चला जाएगा, एंड यहाँ पे इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन बोलते हैं। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। जब वाटर मूव करता है डाउनवर्ड्स थ्रू द पोर्स एंड द क्रैक ऑफ द सॉइल एंड द रॉक, तो ये कलेक्ट हो जाता है नीचे जाके अंडरग्राउंड में जाके। ठीक है, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, यस, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर स्टोरेज लेयर को हम क्या कहते थे, एक्वीफर्स कहते थे। यस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्वीफर्स कहते हैं। और नीचे जाके पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में स्टोर एज ए ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछे कि भाई किस प्रोसीजर से वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में स्टोर हो रहा है, सो दैट इज द परकोलेशन, है ना। सो वाटर सीप थ्रू द सॉइल बाय द परकोलेशन एंड गेट स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड एज अ ग्राउंड वाटर इन द एक्वीफर्स। ठीक, लिखेंगे कैसे इसका आंसर, ये देख लेते हैं अब हम। सो क्वेश्चन नंबर 9 is some of the rain water and the surface water slowly enter the soil through tiny space between the soil particles। ठीक है, रेन वाटर जो है या फिर नॉर्मल पानी भी जो है वो सॉइल क्या कर रहा है, उनको ट्रैप कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है छोटे छोटे पोर्स के थ्रू। वाटर फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एज रेन, पार्ट ऑफ इट फ्लो इनटू द रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। तो जब बारिश होगी तो ओशन में भी पानी जाएगा, लेक में भी जाएगा, रिवर में भी जाएगा, पॉन्ड में भी जाएगा, जमीन पे भी आएगी, हर जगह पानी आएगा। ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं कि अनदर पार्ट सीप इनटू द सॉइल। जो जमीन पे पानी गिरा है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पानी है वो सॉइल के अंदर चला जाएगा, सीप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन बोलते हैं। नाउ वाटर मूव डाउनवर्ड थ्रू द पोर्स एंड क्रैक इन द सॉइल एंड द रॉक्स। ठीक है, तो जब से पानी नीचे जाएगा तो सॉइल है, क्रैक्स है, रॉक्स है, उन सब के थ्रू पानी जो है वो पास होकर जाएगा। ठीक है, एंड इट गेट कलेक्टेड इन द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ द परमेबल रॉक, एंड दिस अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज लेयर इज कॉल्ड एक्वीफर्स। तो पानी जहां पे पहुंचता है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वीफर्स कहते हैं। और एक्वीफर्स की फॉर्म में ग्राउंड वाटर हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। ठीक है,
So water seep through the soil by percolation and gets stored underground as groundwater in aquifers. Okay. Now, the next question and the last question of this class and this chapter. The water cycle help in the redistribution and replenishment of water on the earth. Justify this statement. The water cycle help in redistribution and replenishment of water on the earth. तो कैसे हेल्प करता है वाटर साइकिल रिप्लेनिशमेंट में, है ना, किस तरीके से हेल्प करता है? देखो वाटर साइकिल जो है, अगर वाटर साइकिल नहीं होगा तो पानी की स्कार्सिटी हो जाएगी, ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो हर बार हो रहा है ना, ट्रांसपिरेशन तो हर बार हो रहा है। अगर यहाँ पे वाटर साइकिल के थ्रू पानी वापस से जो पानी यहाँ से गया है वो पानी वापस से हमको मिलता है, और ओशन, लेक, रिवर, इन सब जगह, ग्राउंड वाटर, इन सब जगह ये पानी पहुंचता है और वापस ये सारी की सारी चीजें रिप्लेनिश हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है। तो वाटर साइकिल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वाटर साइकिल नहीं होगा तो सिर्फ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होते जा रहा है, ठीक है, पानी वापस से हमको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाएगी। ठीक, ओके, लिखेंगे कैसे ये देख लेते हैं। नाउ so the water cycle continuously circulate water between earth surface and the atmosphere. पहले पानी इवापोरेट होगा, ट्रांसपिरेट होगा, फिर ऊपर जाके कंडेंस होगा, ठीक है, फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वापस से हमको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में चलते रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है? वाटर फ्रॉम ओशियन, रिवर, लेक एंड प्लांट्स इवापोरेट ड्यू टू द सन्स हीट। तो भाई यहां से पानी कैसे जाता है? सन की हीट से जाता है। वाटर वेपर राइज एंड कूल्स फ्रॉम द क्लाउड, तो सेकेंड प्रोसेस कंडेंसेशन है। थर्ड प्रोसेस भाई क्लाउड हैवी हो गया, रेन, स्नो, हेल की फॉर्म में वो वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। एंड दिस वाटर फ्लो इनटू द रिवर, लेक, सीज, सीप अंडरग्राउंड। ठीक है, रिवर में जा रहा है, लेक में जा रहा है, सी में जा रहा है, ओशन में जा रहा है, अंडरग्राउंड में जा रहा है, और ये प्रोसेस बार बार क्या होता है? रिपीट होता रहता है। ओके, हाउ इट रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर, पानी को वो किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है? तो वाटर इवापोरेट मेनली फ्रॉम ओशन, ज्यादा से ज्यादा पानी कहां से इवापोरेट होता है? ओशन से इवापोरेट होगा। बट फॉल एज अ रेन ओवर लैंड एंड सी। अब बारिश ऐसे तो नहीं हुई कि भाई ओशन से पानी आया तो ओशन में ही पानी जाएगा, नहीं, हर जगह पानी जाएगा। Thus, water is transport from one place to another, है ना, एक जगह से ज्यादा पानी जाके सब जगह रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ऐसा बोल सकते हैं कि पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब वो रिप्लेनिश कैसे करता है? सो रेन रिफिल रिवर, लेक, पॉन्ड्स, रिजर्वियर्स एंड ग्राउंड वाटर, ये इन सब को फिल करने का काम करता है। इट रिप्लेस द वाटर लॉस्ट थ्रू द इवापोरेशन एंड यूजेस। तो अगर वाटर साइकिल स्टॉप हो जाता है तो पानी की बहुत कमी हो जाएगी, बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ये चैप्टर भी हमारा होता है खत्म। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं कंप्लीट। बाकी अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो बेटा कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी आपके टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, ताकि हम आपका रिवीजन करा सके। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं नए चैप्टर को स्टार्ट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।